हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो लीजिए विद्यार्थियों, आज एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच बायोलॉजी का नया चैप्टर लेकर। और नया चैप्टर है, आज हम उत्सर्जन के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी सजीवों में जो उत्सर्जन है, यानी उत्सर्जन की जो कार्यकी है वो किस प्रकार से होती है, और इस उत्सर्जन तंत्र के अंदर या उत्सर्जन की जो कार्यकी है उसमें कौन कौन से तंत्र भाग लेते हैं और उनकी कैसी संरचना होती है, आज उन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। क्लियर विद्यार्थियों, तो चलते हैं बिना समय व्यर्थ किए, सीधे ही अपन क्लास की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे विद्यार्थियों, सजीवों में उत्सर्जन क्या होता है। तो सजीवों में उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब है कोई ऐसा पदार्थ जो हमारे शरीर में हानिकारक होता है, और उस हानिकारक पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो सजीवों में जो उत्सर्जन है वो क्या है, तो जीवों में अपशिष्ट पदार्थ तथा विषैला पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया विधि उत्सर्जन कहलाती है। यानी सजीवों में अपशिष्ट पदार्थ या विषैले पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। क्लियर। और वे अंग जो उत्सर्जन क्रिया में भाग लेते हैं उत्सर्जी अंगों कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, उत्सर्जी अंग के नाम से जाने जाते हैं। और यह प्रक्रिया जिस तंत्र के द्वारा संपन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, उत्सर्जन तंत्र के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि आखिर में उत्सर्जन तंत्र की या उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी सजीवों में उत्सर्जन जरूरी है क्या। तो हम ये सिद्ध करते हैं, और ये हम जानते भी हैं कि सजीवों में उपापचय क्रियाएं होती हैं। उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, और वो अपशिष्ट पदार्थ सजीव के शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। उन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इसलिए उत्सर्जन का होना भी सजीवों में क्या है, महत्वपूर्ण क्रिया है। क्लियर। तो सभी जीवों में उपापचय क्रिया देखने को मिलती है, जो पहली अपघटनी या अपचयी तथा दूसरी उपापचयी क्रियाएं होती हैं। उपापचय में होने वाली अनेक रासायनिक क्रियाओं में ऐसे अनावश्यक पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्लों और अमोनिया का निर्माण होता है। यानी ये कुछ ऐसे नाइट्रोजनी पदार्थ हैं जो एक सजीव के अंदर उपापचय क्रिया के फलस्वरूप पदार्थ बनते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ के नाम से जानते हैं। क्लियर। आगे हम बात करें कि जिनकी उपस्थिति शरीर के लिए हानिकारक होती है, ऐसे पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थों कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है, क्योंकि यह हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, ये रोग उत्पन्न यानी हानिकारक होते हैं, और ये किसी न किसी प्रकार से हमारे शरीर पर एक दुष्प्रभाव दिखाते हैं, जिसलिए इसके कारण ही हम क्या है, इनको बाहर निकालते हैं। इसलिए सजीवों में उत्सर्जन की आवश्यकता होती है। तो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रही होगी, और मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि आप अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्लियर। और यदि आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ऐसी ही नई नई क्लास, नया जो कंटेंट है वो आपको उपलब्ध होता रहे। और यदि आपको क्लास ये पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको अधिक से अधिक विद्यार्थियों को, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। क्लियर। तो आगे हम बात करेंगे कि मूत्र में उपस्थित नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जंतुओं में 3 प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है। यानी जंतुओं में 3 या 4 प्रकार का उत्सर्जन है जो उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर देखने को मिलता है। तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अमीनोटैलिक प्राणी क्या होते हैं। यानी अमीनोटैलिक प्राणी जो हैं वो किस प्रकार के होते हैं और वो कैसे प्राणी कहलाते हैं। तो वे जीव जंतु जो अपने उत्सर्जन में अमीनो अम्ल का स्रावन करते हैं। किसका स्रावन करते हैं, अमीनो अम्ल का स्रावन करते हैं। उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों, अमीनोटैलिक प्राणी के नाम से जानते हैं। जैसे सीपी है, तारामीन है, ये क्या कहलाते हैं, अमीनोटैलिक प्राणी के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये किसका उत्सर्जन करते हैं, अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं, अमीनो अम्ल का। क्लियर।
सेकंड की अगर हम बात करें, दूसरा जो है वो अमोनोटेलिक है, यानी वे जीव जंतु जो अपने उत्सर्जी पदार्थ के रूप में किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, अमोनोटेलिक प्राणी के नाम से जानेंगे। आ रहा समझ में? हाँ, तो आगे हम बात करें, अमीनो अम्ल उपापचय क्रिया में अमोनिया एक विशिष्ट और अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न होता है। अमोनिया जल में घुलनशील व विसरणशील होती है। जो जंतु अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वे अमोनोटेलिक प्राणी कहलाते हैं। क्लियर? थर्ड हम बात करेंगे यूरियोटेलिक प्राणी। प्रोटीन उपापचय से यूरिया नामक यौगिक यकृत में बनता है और जल में घुलनशील होता है या हो जाता है। जंतु जो नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ को यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं यूरिकोटेलिक प्राणी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य है, मछली है, ये मिसप्रिंट आ गया है, मछली है, मेढक है, या हम सरीसृप के नाम से भी इनको जानते हैं, या उभयचर प्राणी के नाम से। मेढक को उभयचर प्राणी कहते हैं और सरीसृप या सर्प ये क्या करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए इन्हें यूरिकोटेलिक प्राणी के नाम से जानते हैं। अब बात आती है यूरिकोटेलिक प्राणी। चौथे नंबर पे क्या है, यूरिकोटेलिक प्राणी, यानी वे प्राणी जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं वे क्या कहलाएंगे, यूरिकोटेलिक प्राणी कहलाएंगे। तो उपापचय क्रिया के फलस्वरूप बने यूरिक अम्ल का उत्सर्जन उत्सर्जी पदार्थ के रूप में होता है। यूरिक अम्ल ठोस प्राप्त होता है। ऐसे जंतुओं को यूरिकोटेलिक कहा जाता है। जैसे शुष्क वातावरण में रहने वाले जंतु, पक्षी, सर्प और छिपकली, ये क्या करते हैं, यूरिकोटेलिक प्राणी है, यानी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है कि जो जंतु अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उन्हें अमीनोटेलिक कहलाते हैं। जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें अमोनोटेलिक प्राणी कहलाते हैं। जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। और जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं और यूरिकोटेलिक प्राणी के नाम से जानते हैं। आगे होगा समझ में? आगे चलें तो आगे हम बात करेंगे किसकी, मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र, यानी मनुष्य के अंदर उत्सर्जन तंत्र की संरचना कैसे होती है, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, जिन विद्यार्थियों को यदि आपको मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र देखना है तो आपको इसी YouTube चैनल पर उत्सर्जन का चित्र और उसकी सामान्य शॉर्ट वीडियो पड़ी हुई है, तो वहाँ आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र की संरचना में निम्न भाग दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक जोड़ी वृक्क, यानी स्तनधारियों में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं जो सेम के बीज के आकार के लाल रंग के होते हैं। डायफ्राम के नीचे कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक्क 4 से 5 इंच लंबा और 2 से 2 इंच चौड़ा होता है। लगभग हम बात करें इसका जो वजन है वो 140 से 150 ग्राम के बराबर होता है। ये एक वृक्क की संरचना होती है, किसकी, एक वृक्क की। और ये मनुष्य में कहाँ पाए जाते हैं, कशेरुक दंड के दोनों ओर पाए जाते हैं। रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर दाएं और बाएं दो यानी एक जोड़ी पाए जाते हैं। यदि हम किसकी बात करें, हम बात करें वृक्क की, यानी यहाँ वृक्क की संरचना की बात करें तो वृक्क की संरचना कैसी होती है, तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि वृक्क का ये वाला भाग जो है इसे तो हम क्या बोलते हैं, उभरा हुआ भाग कहते हैं। और ये अंदर जहाँ मूत्र वाहिनी और वृक्कीय सिरा और वृक्कीय धमनी जो प्रवेश कर रही हैं इसमें, इसे हम हाइलम वाला भाग कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, हाइलम वाला भाग के नाम से जानते हैं। तो ये बलकुट नामक भाग कहलाएगा। और इसका अंदर वाला जो भाग है इसमें ये जो वृक्कीय धमनी जो प्रवेश कर रही है, इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर लिए हुए है, इस स्ट्रक्चर लिए हुए जो संरचना है इसको हम क्या कहेंगे विद्यार्थियों, इसको बताइए, कौन बताएगा, कमेंट करके बताना इसको क्या कहेंगे। तो ये जो है वो इस प्रकार की जो इसमें भी यहाँ दिखाई गई हैं, इस प्रकार की जो उभारनुमा संरचनाएं हैं, इनको किसके नाम से जानते हैं, इनको मध्यांश पिरामिड के नाम से जानते हैं। और ये ही क्या है, एक मूत्र को छानने का कार्य करती है इसमें ही, यानी हम ये कह सकते हैं वृक्कीय धमनी और स्राव के माध्यम से जो इसमें रक्त पहुंचता है, उस रक्त का यहाँ क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, जो हम बात करेंगे किसकी, नेफ्रॉन की संरचना में, उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हम बात करें कि इसमें संग्रहण नलिका होती है और कैलियस होता है, पेल्विस होता है, ठीक है, मूत्रवाहिनी, ये मूत्रवाहिनी है और ये वृक्कीय सिरा है। क्लियर?
अब हम बात करें कि मूत्रवाहिनी जो है वो इसमें छने हुए जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है वो इस मूत्र मार्ग के माध्यम से मूत्रवाहिनी के द्वारा कहाँ पहुँचता है, मूत्राशय में पहुँचता है। और जो रक्त यहाँ पर जो नाइट्रोजन युक्त रक्त आया वो यहाँ छनेगा और इसके माध्यम से क्या है वो शुद्ध होकर यानी नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल कर और कहाँ पहुँच जाते हैं, पुनः शरीर के अंदर पहुँच जाते हैं। आगे समझ में। आगे हम बात करें तो आगे हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो वृक्क में असंख्य पतली नलिकाएं पाई जाती हैं। वृक्क में क्या पाई जाती हैं, असंख्य पतली नलिकाएं पाई जाती हैं और इन पतली नलिकाओं को ही हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन या मूत्र नलिका कहते हैं। नेफ्रॉन्स दो मुख्य भाग होते हैं, नेफ्रॉन्स के मुख्य दो भाग होते हैं, तो होता है बोमेन संपुट और एक होता है स्रावी भाग। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया गया है, वैसे हालांकि मैं नेफ्रॉन की संरचना पहले भी आपको समझा चुका हूँ, एक बार पुनः बता रहा हूँ कि नेफ्रॉन की संरचना क्या होती है। तो नेफ्रॉन की संरचना में ये वाला भाग जो दिख रहा है सबसे ऊपर वाला भाग, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस या गुच्छ, केशिका गुच्छ के नाम से जानते हैं। और इसके ये यहाँ पर जो पाई जाने वाली है बोमेन संपुट है और यहाँ पर ये दो नलिकाएं होती हैं, एक तो होती है वृक्कीय धमनी और एक होती है वृक्कीय सिरा, यानी अपवाही धमनी और अपवाही धमनिका के नाम से जानती है। यहाँ पर ये होती है समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये होती है दूरस्थ कुंडलित नलिका और इसके को क्या कहेंगे, ये संग्राहक नलिका होती है और इसे हम क्या कहते हैं, हेनले का लूप के नाम से जानते हैं। क्लियर। यानी यहाँ पर जैसे ही इस बोमेन संपुट या ग्लोमेरुलस में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त रक्त जैसे ही इसमें प्रवेश करता है तो यहाँ इसमें क्या होती है, रक्तदाब के कारण यहाँ छानने लगता है और जैसे ही यहाँ पर छनेगा तो नाइट्रोजनी ब्लड में से जो नाइट्रोजनी युक्त यूरिया, यूरिक अम्ल और कुछ आयंस हैं वो छन जाते हैं और समीपस्थ कुंडलित नलिका में पहुँच जाते हैं। समीपस्थ कुंडलित नलिका से हेनले के लूप में, हेनले के लूप से दूरस्थ कुंडलित नलिका में और संग्राहक नलिका तक जो उपयोगी पदार्थ हैं वो उसका अवशोषण कर लिया जाता है। बाद में जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है वो मूत्र कहलाता है। क्लियर। तो ये मूत्र बनने की जो क्रिया है वो कहाँ पर देखने को मिलती है, एक वृक्काणु या नेफ्रॉन के अंदर देखने को मिलती है। आगे होगा समझ में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये शॉर्ट वीडियो पहले भी इस चैनल पर पड़ी हुई है तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। आगे हम बात करें मूत्रवाहिनी की, तो ये एक जोड़ी होती हैं वृक्क में स्थित पेल्विस की नली के रूप में नियमित होकर मूत्रवाहिनी का निर्माण करती हैं। मूत्रवाहिनी मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक पहुंचाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे मूत्राशय। मनुष्य की उदर गुहा में या उदर गुहा पर थैलीनुमा संरचना मूत्राशय कहते हैं, जिसके ये बाह्य नहीं है, ये बाह्य आवरण पेरिटोनियम कहलाता है। यानी मूत्राशय का जो बाहरी आवरण है वो पेरिटोनियम कहलाएगा। एक पतली नली द्वारा मूत्राशय से बाहर खुलता है, यानी जो मूत्राशय है वो एक पतली नलिका के रूप में बाहर खुलता है, जैसे मूत्रमार्ग कहते हैं। और ये मनुष्य के अंदर ये जो मूत्रमार्ग है ये शिशन के रूप में होता है, जबकि बात करें हम महिलाओं की तो ये योनि मार्ग के रूप में होता है। मूत्रमार्ग एक छोटे एक छिद्र के रूप में बाहर खुलता है, जैसे हम पेनिस या पुरुष के अंदर पेनिस और महिलाओं के अंदर ये गुहा या एक गुफा या हम कहें एक नाल के रूप में होता है, जैसे योनि के द्वारा जानते हैं, जो कि आप कहाँ पढ़ चुके हैं, जनन तंत्र जब मैंने आपको पढ़ाया है तो वहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट की है। तो क्लियर विद्यार्थियों। आज के लिए यानी आज मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि आज हमने किस के बारे में अध्ययन किया है। तो आज हमने जंतुओं में उत्सर्जन की जो कार्य किया है, उत्सर्जन क्या होता है उसके बारे में अध्ययन किया था। क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो आप अधिक से अधिक इस विद्यार्थी को अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगामी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ऐसे ही आपका प्यार इस YouTube चैनल के लिए बना रहे, मैं ये आपसे उम्मीद और आशा करता हूँ। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।